हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। बहुत दिनों के बाद आपको मेरा लेक्चर मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूँ। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हालांकि मैंने कुछ दिनों पहले कोशिश की थी कि मैं ट्राई करूं कि अगर मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करूं, बट दो चार बार ट्राई करने के बावजूद भी आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड द लेक्चर। मेरा गला साथ नहीं दे रहा था। उस पे फिर सुमित सर ने मुझे यही रिकमेंड किया कि आप थोड़ा सा रेस्ट लेने, एक बार आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए तो उसके बाद आप लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए, आज मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ जो हमारा एफ में पेंडिंग पोर्शन था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और फिर आपका जो और एक लेक्चर और एक टॉपिक बच रहा है वो रोल ऑफ आईटी इन ई गवर्नेंस। वो हमारे पास कुछ लेक्चर्स बच रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानेंगे और जानेंगे इसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के बारे में आज के लेक्चर में। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक सॉफ्टवेयर सूट है। मैंने ऑलरेडी आपको सॉफ्टवेयर में पढ़ाया था कि सॉफ्टवेयर सूट होता क्या है, लेकिन एक लेमैन लैंग्वेज में आज हम समझते हैं फिर से एक बार कि क्या होता है सॉफ्टवेयर सूट। देखें, अगर आप किसी दुकान अगर आप घर से कोई चीज़ें खरीदने जा रहे हैं दुकान के लिए बाहर, तो आपको अलग अलग दुकान से ये चीज़ें मिल रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दूध लेने के लिए जाना होगा तो एक दुकान पे, उसके बाद आपने जो है ऑयल वगैरह लाना है तो दूसरे दुकान पे, उसके बाद कोई दालें लेनी होगी या ग्रेन्स वगैरह लेने होंगे तो किसी और दुकान पे। ये देखिए, ये बहुत बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है। ठीक है, कस्टमर प्रेफर करेंगे, आप ये प्रेफर करेंगे कि एक ही दुकान से ये तीनों चीज़ें मिल जाएं और आप जल्द अज जल्द इनको हासिल करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये कस्टमर की जो है ये हमारा इनबिल्ट नेचर है। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक ही जगह पे ये सभी चीज़ें अवेलेबल हो, लेकिन मसला ये है ये चीज़ें रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि अगर एक सब्जी फरोश जो है, सब्जी वाला जो है, उसके दुकान पे सब्जियां हैं तो ये रिलेटेड चीज़ें हैं। जो भी सब्जी हमें खरीदनी होगी वो हम यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन आप सोचें, अगर इसने साथ में जो है मछली का मार्केट भी पीछे खोला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मछली भी अवेलेबल है, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। जो वेजिटेरियंस हैं, जो वेगन्स हैं, वो प्रेफर नहीं करेंगे इस सब्जी वाले से कोई चीज़ खरीदना। ठीक है, इसलिए अगर आपके पास कोई चीज़ें जो हैं रिलेटेड चीज़ें, याद रखें यहाँ पे मैंने आपको बताया ये चीज़ें रिलेटेड है, लेकिन ये चीज़ें रिलेटेड नहीं है। यहाँ वेज और नॉन वेज साथ दोनों चीज़ें जो अवेलेबल है, तो यहाँ प्रेफर नहीं करेगा कस्टमर जाना। ठीक है, वो कस्टमर्स जो खाली वेज प्रेफर करते हैं या जो खाली नॉन वेज प्रेफर करते हैं। ठीक, चलिए अब देख लीजिए, इसी तरह अगर आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे, कस्टमर प्रेफर करेगा ये सॉफ्टवेयर्स एक ही पैकेज में उसको अवेलेबल हो, लेकिन सॉफ्टवेयर्स रिलेटेड हो। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको जो है कॉमन एग्जांपल बताई, जहां आप दुकानदार के पास जाते हैं उसके पास अगर रिलेटेड आइटम्स हैं तो आप प्रेफर करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर सॉफ्टवेयर्स अलग अलग होंगे, आप प्रेफर करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर्स आपको एक ही पैकेज में अवेलेबल हो, एक ही जगह पे अवेलेबल हो। ठीक है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। आप मान लीजिए हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये भी एक हमारे पास सॉफ्टवेयर सूट ही है, यानी कि एक पैकेज है। आपको हर सॉफ्टवेयर जो है जो ऑफिस वर्क के लिए इस्तेमाल होता है वो आपको एक ही पैकेज में मिलता है, उसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब आप सोच लीजिए, अगर इस सॉफ्टवेयर सूट में हम कोई जो है हायर इंजीनियरिंग का या साइंटिस्ट्स को जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो सॉफ्टवेयर भी हम इसमें डालें तो इसका कोई मोल ही नहीं बनता, इसका कोई मकसद ही नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए जो चीज़ें रिलेटेड हो, जो हमें ऑफिस में ज़रूरत पड़ते हैं, वो ही चीज़ें हम इस पैकेज में डाल देते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए एक सॉफ्टवेयर सूट क्या है। एक पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है, लेकिन रिलेटेड सॉफ्टवेयर। ये चीज़ें याद रखें। देखिए, अब आप डेफिनेशन पे जाएं, खुद आपको समझ आ जाएगा। सूट ऑफ डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस, ये एक सूट है, पैकेज ऑफ डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी, यानी कि डेस्कटॉप से अगर हम कोई काम लेना चाहते हैं, उसको आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो एप्लीकेशन ज़रूरत पड़ती हैं उनका एक सूट है उन एप्लीकेशंस का, या आप कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का एक सूट है। मैंने आपको अच्छी तरह से बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जिनको आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ये डेस्कटॉप को प्रोडक्ट बनाने के लिए या डेस्कटॉप से काम लेने के लिए उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का जो एक पैक है रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स का, याद रखें मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स का, डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस और ऑफिस यूज़, जिसको आप ऑफिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या बिजनेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उस सूट को हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, अच्छा, इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्यों कहते हैं, इसको खाली ऑफिस क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था, इसलिए इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं।
ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो बानी है, जो फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, वो है बिल गेट्स एंड एलन पॉल, ठीक है। इन्होंने बुनियाद डाली थी माइक्रोसॉफ्ट की और उसके बाद इन्होंने जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को वजूद में लाया, ठीक है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, अगर आपने ये लेना है तो ये आपको मुफ्त में यहाँ नहीं बंट रहा है, इसके लिए आपको पे करना है। ये एक प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पेड सॉफ्टवेयर है, और इसके साथ साथ ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि आप इसके सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो मिल जाए उसको आपने तस्लीम करना होगा, ठीक है। इसके साथ छेड़छाड़ की कोई इजाज़त नहीं है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसको वजूद में लाया था बिल गेट्स और एलन पॉल ने, इसके अगर देखें आज का जो इनका सीईओ है वो है सत्या नडेला। ये इंडियन बॉर्न है, ठीक है। 2014 में इन्होंने जो है माइक्रोसॉफ्ट की जो है डोर संभाली और तब से ये सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। अगर इनका हेडक्वार्टर देखें माइक्रोसॉफ्ट का, तो इनका हेडक्वार्टर है रेडमोंड, वाशिंगटन यूएसए में, ठीक है। तो ये हैं कुछ चीज़ें रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये बहुत एक ज़बरदस्त फीचर दिया अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है, चाहे वो ऑफिस यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल करें या बिजनेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें, एक कंप्लीट पैकेज दे दिया, ठीक है। अभी तक ये सबसे बेस्ट पैकेज माना जाता है। अच्छा, क्या हुआ कि बिल गेट्स ने अनाउंस किया इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को 1988 अगस्त 1 को, ठीक है। अगस्त 1 1988 में बिल गेट्स ने अनाउंस किया। कहाँ अनाउंस किया? यूएस में लॉस वेगस में एक जो है एग्जीबिशन होता है जिसे हम कहते हैं कॉमडेक, ठीक है। कॉमडेक्स जो है कंप्यूटर डीलर्स एग्जीबिशन। यहाँ पे जो भी टेक्निकल जो होते हैं, टेक्निकल लोग होते हैं, वो अपने अपने जो इन्वेंशंस हैं या उन्होंने जो टेक्निकल जो उनके जो काम होते हैं उसका एग्जीबिशन करने के लिए यहाँ यूएस में सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे पहला जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबली जर्मनी में होता है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा है ये सेकंड लार्जेस्ट एग्जीबिशन जो होता है टेक्निकल ट्रेड्स का, यानी कि जो भी टेक्निकल काम करते हैं, टेक्निकल इन्वेशन होते हैं, उनका एग्जीबिशन करने के लिए वो यहाँ पे लास वेगस में एक जो एग्जीबिशन होता है उसमें अनाउंस किया था बिल गेट्स ने 1 अगस्त 1988 को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। यानी कि हम एक पैकेज लेके आ रहे हैं, एक सूट लेके आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर सूट, जिसमें आपको हर तरह के सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल होंगे, रिलेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक। तो ये अनाउंसमेंट होगी थी 1988 को। लेकिन पहला रिलीज जो आया वो आज से बिल्कुल 30 साल पहले 19 नवंबर 1990 को वजूद में आया, और ये आया था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। क्लियर? क्योंकि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इससे पहले भी कुछ हमारे पास जो सॉफ्टवेयर सूट्स थे, लेकिन ये सबसे बेहतरीन माना जाता है, सबसे कंप्लीट ऑफिस सूट जो माना जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कब लेके आए थे ये? 19 नवंबर 1990, ठीक है। डेट्स को याद रखें, ठीक। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये लिखा गया है C++ लैंग्वेज में। मैंने आपको बताया कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है जिसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं। हमारे पास C है, हमारे पास ये जावा है, इसी तरह हमारे पास एक और लैंग्वेज है C++ जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। स्ट्रॉप ने इसको जो है वजूद में लाया था C++ को, तो इसी लैंग्वेज में लिखा गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक। अच्छा, इसको एक स्टैंडर्ड के तहत हमारे पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है ISO, वो एक सर्टिफिकेशन देती है, एक जो है इजाज़त देती है कस्टमर्स को कि आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, और एक जो है सीरियल नंबर देती है, एक स्टैंडर्ड देती है। उसके तहत जो है एक रजिस्ट्रेशन के तहत हम देख सकते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, या तो ISO स्टैंडर्ड इसका क्या है? 29,500, ठीक है। ये अक्सर मैं आपको बताता हूँ, ISO स्टैंडर्ड हो सकता है पूछा जाए, तो 29,500 इसका ISO स्टैंडर्ड है, या IEC स्टैंडर्ड। IEC क्या होता है? IEC होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, जो है वो भी यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स जो देते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसी तरह ISO की तरह IEC स्टैंडर्ड भी इसका 29,500 ही है, ठीक है। ये याद रखें, हो सकता है पूछा जाए ISO स्टैंडर्ड क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो ये याद रखें आप। अच्छा, अवेलेबल ये जो है ये अवेलेबल है 102 ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ये उर्दू में भी अवेलेबल है, चाइनीज़ में भी अवेलेबल है, ठीक है, हिब्रू में भी अवेलेबल है, बहुत सारे लैंग्वेज में अवेलेबल है दुनिया की। तो ओवरऑल ये 102
ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका। फर्स्ट वर्जन इसका कब आया? फर्स्ट वर्जन इसका आया था 1990 19 ऑफ नवंबर, ये आपको याद रहा। और इसमें पहले वर्जन में जो इसमें पैकेज में था वो तीन चीज़ें थी, एक तो वर्ड था, एक इसमें एक्सेल था और एक इसमें पावर पॉइंट था। माइक्रोसॉफ्ट ने जो पहले पैकेज दी, जो पहला वर्जन दिया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसमें तीन चीज़ें थी, खाली वर्ड उसमें था, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट। वर्ड का कौन सा वर्जन था? 1.1। एक्सेल का 2.0। याद रखें, एक्सेल का जो पहला सक्सेसफुल वर्जन था वो एक्सेल 2.0 था, याद रखें। इसमें वो एक्सेल 1.0 जो आया था वो बिल्कुल भी नहीं चला, इसलिए यहाँ कहते हैं कि एक्सेल, अगर आपसे पूछा जाए एक्सेल का पहला वर्जन कौन था, तो पहला वर्जन इसका 2.0 ही है, इसमें 1.0 पहला वर्जन नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पहला वर्जन आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें एक तो विंडोज़ 1.1 था, एक्सेल 2.0 था और पावर पॉइंट 2.0 था, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को मिला के इन्होंने एमएस ऑफिस बनाया था और इसको एक सॉफ्टवेयर सूट का नाम दिया गया पहले वर्जन में, ठीक है। इसके बाद इसमें और भी चीज़ें ऐड होती रहे, वर्जन्स बढ़ते रहे टाइम के साथ साथ, वो हम आगे देखेंगे कब और किस तरह से ये चीज़ें ऐड होगी। चले जाते हैं वर्जन्स पे, लेकिन पहले वर्जन में याद रखें, मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि सर आप चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के दिन भी ये मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंजती रहे। पहले वर्जन में वर्ड का 1.1 था, एक्सेल का 2.0 था और पावर पॉइंट का 2.0 वर्जन था। ये तीनों को मिला के ये खाली ये तीन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल थे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन में। चलिए अब हम देखते हैं कि वर्जन्स में क्या तब्दीली आई वक्त के साथ साथ। नवंबर 1990 में पहला वर्जन आया था जिसको हम ऑफिस 1.0 कहते हैं, उसमें आपको पता है ये तीन चीज़ें थी खाली, ठीक है। उसके बाद मार्च 4 में एक और इसमें अपडेशन आया और जुलाई 8 को और एक अपडेशन आया था 1991 में, ठीक है। तो 1991 में इसके दो वर्जन्स आए थे, एक आया था ऑफिस 1.5 और ऑफिस 1.6, ठीक है। ऑफिस 1.5 या ऑफिस 1.6 आया था 1991 में। इसमें थोड़ी सी छोटे से अपडेशंस आए थे, ज़्यादा अपडेशन इसमें नहीं आया था। इसके बाद क्या हुआ था, 1992 आया, अर्ली 1992 में 2.5 वर्जन आया, उसमें भी थोड़ी सी चेंजेस, जो कहीं पे लूप होल्स थे, कहीं पे कुछ गड़बड़ वगैरह हो रहा था, उसको करेक्ट कर दिया गया था। और एक वर्जन आया जो था ऑफिस 2.5, ये अर्ली 1992 में आया था। इसके बाद अगस्त 30 1992 को 3.0 वर्जन आया था, ठीक है। ऑफिस 3.0 वर्जन आया था जिसमें एक और चीज़ ऐड की गई है, वो था मेल 3.0, यानी कि अगर आपने एक दूसरे को ईमेल भेजना है तो वो फैसिलिटी भी ऐड कर दी गई आपके ऑफिस सूट में, ठीक है। ये कब हुआ था? 30 अगस्त 1992 को। याद रखें, इसको कभी कभी हम इसको हम ऑफिस 1992 भी कहते हैं कभी कभी, तो कभी कभी हम इसको ऑफिस 3.0 भी कहते हैं, ठीक है। ये जो 2.5 है, ये इसमें ज़्यादा अब चेंजेस जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आए, कुछ लूप होल्स को ठीक किया गया था, इसलिए इसको कभी कभी ऑफिस 3.0 भी कहते हैं या इसको ऑफिस 1992 भी कहते हैं। क्लियर? 1994 आया, 1994 में तीन वर्जन्स आए इसके। पहला आया 4.0 ऑफिस 4.0 17 जनवरी को, 2 जून को आया था 4.3 और 3 जुलाई को आया था 4.2 NT, ठीक है। 4.2 NT यानी कि हमारे पास जो NT है, ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज़्यादा नहीं चला, विंडोज़ NT। तो इसका जो 3.5 वर्जन था ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसके लिए पर्टिकुलरली आया था 4.2 वर्जन, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको 4.3 पहले क्यों आया, 4.2 क्यों आया, क्योंकि ये जो 4.2 जो था ये पर्टिकुलरली विंडोज़ NT के लिए ही था, ठीक है, विंडोज़ NT के लिए ही था। देखिए इसमें तीन वर्जन्स आए, 4.0, 4.3, 4.2 आया, इसलिए इसको कभी कभी कहते हैं 4.x, ठीक है। ये जो हमारे पास 1994 में ऑफिस का वर्जन आया, इसको हम कभी कभी ऑफिस 1994 कहते हैं या ऑफिस 4.x, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऑफिस 4.x कब आया था, तो आप डेट को यहाँ याद रखें, 1994 में आया था। 1995 आया, बहुत तेज़ी से काम चल रहा था, तो 1995 में 24 अगस्त को इसका नया वर्जन आया था ऑफिस 7.0,
ठीक है। ऑफिस 7.0 आया था, इसको कभी कभी हम ऑफिस 95 भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि 95 में आया था इसलिए इसको ऑफिस 95 कहते हैं। इसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो गई थी। एक इसमें बाइंडर ऐड हो गया था, ठीक है। एक इसमें जो है MS एक्सेस ऐड किया गया था। एक इसमें बुक शेल्फ ऐड गया था, ठीक है। ये जो हमारे पास बाइंडर है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं ऑफिस पर्पज़ के लिए। एक्सेस जो है आपको पता है डेटाबेस वगैरह पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक शेल्फ यानी कि हमारे पास जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं उसको हम जोड़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट की सूरत में उसको हम बना सकते हैं, तो उसके लिए भी आया था हमारे पास बुक शेल्फ। इसमें हमारे पास डिक्शनरीज वगैरह ऐड कर दी गई थी, ठीक है। तो ये ऐड हुई थी किस वर्जन में, ऑफिस 7.0 में, ठीक है। चलिए 1997 आया, 95 के बाद 97 में जो है हमारे पास दो वर्जन्स आए। एक आया 16 जनवरी 1997 को, एक आया था 20 जून 1997 को, ठीक है। क्योंकि ये लेट आया था इसलिए इसको हम कहते हैं, जनवरी 16 को जो आया था 8.0 आया था, उसके बाद 20 जून को आया था 8.5, ऑफिस 8.5। इसको हम कभी कभी ऑफिस 98 भी कहते हैं, याद रखें। जहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है इसका मतलब है जो हमारे पास 97 में ऑफिस का वर्जन आया था उसको हम कहते हैं ऑफिस 98, याद रखें। उसमें हमारे पास वर्ड 98 ऐड हो गया था, और वर्ड 98 में दो चीज़ें ऐड हो गई थी। एक जैपनीज लैंग्वेज ऐड हो गई थी, एक कोरियन लैंग्वेज ऐड हो गई थी। देखिए यहाँ पे याद रखें 1995 में आपने याद रखा कि 7.0 वर्जन आया था, ठीक है, जिसको हम ऑफिस 95 भी कहते हैं। यहाँ आपने याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 95 में ही आया था, इसको ऑफिस 95 कहते हैं। इसमें बाइंडर, एक्सेस और बुक शेल्फ ऐड किया गया था, हो गई ये बात। इसके बाद 97 में आए थे दो वर्जन, एक आया था ऑफिस 8.0, एक आया था ऑफिस 8.5, ठीक। अच्छा, ये जो 97 में वर्जन आया था, ये जो 97 में 8.0 आया था इसको हम कहते हैं ऑफिस 97, ठीक है। लेकिन ये जो 8.5 आया था 20 जून को, इसको हम ऑफिस 98 कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑफिस 8.5 का दूसरा नाम क्या है, याद रखिए इसको हम ऑफिस 98 कहते हैं। हालांकि ये आया था 97 में ही, लेकिन इसमें ऑलरेडी पहला वर्जन आया था इसलिए इसको ऑफिस 98 नाम दिया गया। ऑफिस 98 में वर्ड 98 ऐड किया गया, यानी कि वर्ड का नया एक वर्जन ऐड किया गया था जिसमें दो लैंग्वेज ऐड की गई थी, एक जैपनीज एक कोरियन, ठीक है। चलिए 98 का जो वर्जन था ऑफिस 98, इसमें आपने देखे दो लैंग्वेज ऐड की गई। लेकिन ऑफिस 8.0 या ऑफिस 97 जो कि 97 में ही बनाया गया था, जो कि 97 में ही रिलीज़ किया गया था, इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई थी, ये आपने याद रखनी है। एक CD-ROM और फ्लॉपी का यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। इसका यहाँ पे जो है एडिशन हो गया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। और MS ऑफिस में पब्लिशर, यानी कि अगर आपने पब्लिश करना चाहते हैं कोई चीज़ जिसको आप ब्लॉग की सूरत में तब्दील करना चाहते हैं, किसी डॉक्यूमेंट वगैरह को, या आर्टिकल की सूरत में उसको तब्दील करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर ऐड कर दिया गया है इस सूट में, और MS ऑफिस सूट में, जिसे हम पब्लिशर कहते हैं। और एक चीज़ ईमेल, जो हमारे पास यहाँ मेल था, मेल क्लाइंट, इसको रिप्लेस कर दिया गया था आउटलुक के साथ। MS आउटलुक जो है इसमें आप अपना मेल जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ से जो है इस सॉफ्टवेयर से मेल वगैरह भेज सकते हैं, यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ऐड हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि आउटलुक किस वर्जन में ऐड किया गया, या CD-RAM या फ्लॉपी का कॉन्सेप्ट किस वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपने याद रखना है 1997 में हो गया, ठीक है। इसमें इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको डेट्स का ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोटे मोटे जो चीज़ है वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। मैं ज़्यादा इसमें जो है इसमें नई चीज़ें दोहराना चाहता हूँ क्योंकि आप भूल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें याद रखें आप। ऑफिस 8.0 या ऑफिस 97 में CD-ROM कॉन्सेप्ट, पब्लिशर और आउटलुक का जो है इंट्रोडक्शन किया गया, ठीक है। चलिए 1997 गया, 1999 में एक और वर्जन आया 7 जून को, जिसको हम ऑफिस 9.0 कहते हैं, या इसको हम ऑफिस 2000 कहते हैं। आया कब था, 1999 में, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, ऑफिस 2000 कहते हैं। इसमें एक चीज़ इंट्रोडक्शन की गई थी कि अभी तक जो हम प्रोडक्ट लेते थे उसके बाद हमने एक्टिवेट करने के लिए उसकी प्रोडक्ट की चाहिए थी, ठीक है। उसके लिए प्रोडक्ट को एक्टिवेट करना पड़ता था, लेकिन ऑफिस 2000 जो था हमारे पास, इसमें आपके पास इनबिल्ट प्रोडक्ट की दी गई हुई थी
इनबिल्ट प्रोडक्ट एक्टिवेट किया गया होता था, आपको इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यानी कि आपको कंपनी को कंसल्ट नहीं करना पड़ता था उसको एक्टिवेट करने के लिए। इनबिल्ट होता था एक्टिवेशन इसका प्रोडक्ट का, आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को लेके जा सकते थे और प्रोडक्ट को इंस्टॉल किया, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते थे। तो प्रोडक्ट एक्टिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें ख़त्म कर दिया गया था ऑफिस 2000 में। चलिए 2001 में 31 अगस्त में इसका ऑफिस का जो वर्जन आया था वो था 10.0, जिसको हम कभी कभी ऑफिस एक्सपी भी कहते हैं। ठीक है, ऑफिस एक्सपी जो है ये आया था मई 2001 में, ये याद रखें। इसको एक्सपी क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्स को हम रोमन में 10 को जो हम रोमन में एक्स से ही लिखते हैं। ठीक है, तो ऑफिस एक्सपी जो आया था वो आया था मई 2001 में, इसको हम ऑफिस 10.0 भी कहते हैं। ये याद रखें, ये चीज़ें आपने याद रखें, ये मोटी मोटी चीज़ें जो है ये आपने याद रखनी है। ऑफिस इसमें ज़्यादा याद रखना ही नहीं है, क्योंकि ऑफिस 10.0 आपको पता ही है, इसको ही एक्सपी कहेंगे। ठीक है, 10 को हम रोमन में एक्स से लिखते हैं। अच्छा, ये कब आया था? 2001 में। 2003 में आया था 21 अक्टूबर 11.0 का वर्जन, इसमें वन नोट ऐड किया गया। ठीक है, वन नोट में जो है हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को मिला के एक कंप्लीट फाइल बना सकते हैं, उसमें हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम जो है बुक की सूरत में उसको बना सकते हैं, या अगर हम कोई जो ब्रोचर वगैरह की सूरत में उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कब आया, ये फीचर कब ऐड किया गया था? हम ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि ये फिर लेंथी हो जाएगा। आज में खाली 10 मार्क्स है कंप्यूटर में, ज़्यादा डीप नहीं हमने जाना है, लेकिन इन सभी चीज़ों को हमने याद रखना है। 2003 में 21 अक्टूबर में आया था 11.0, इसमें वन नोट ऐड किया गया था। अच्छा, यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होती है, ये सिर्फ ट्रेलर था, आगे जाते हैं। चलिए, अच्छा, ये हुआ था 2003 में, हमारे पास आया था ऑफिस 11.0। इसके बाद 30 जनवरी 2007 में आया था ऑफिस 12.0, इसमें ऐड की गई थी। एक हो गया था ग्रूव, इसमें विसियो व्यूवर ऐड किया गया था, जिससे हम जो है ग्राफिक्स एडिटिंग वगैरह करते थे। ग्रू से हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं जो कोलैबोरेशन में काम करते हैं, यानी कि मैं काम करूं, मेरे साथ और मेरे टीम मेंबर्स है वो काम करना चाहते हैं मेरे साथ, तो हम एक साथ कोलैबोरेशन में एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो उसको हम काम कर सकते हैं एक साथ, किसके थ्रू? ग्रू के साथ ही। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसी वर्जन में जनवरी 2007 या ऑफिस 2007 के वर्जन में या ऑफिस 12.0 के वर्जन में ही यहाँ पे कैलिब्री को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट रखा गया। हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट्स हैं ना, कैलिब्री है, टाइम्स न्यू रोमन है, हमारे पास बहुत सारे और भी फॉन्ट्स है। तो इसमें कैलिब्री फॉन्ट को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट रखा गया था विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, याद रखें। अब आपने याद रखा, जहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है तो वहाँ पे आप खुद कह सकते हैं कि 2007 में आया वर्जन, इसलिए इसको ऑफिस 2007 कहते हैं। ठीक है, या इसको ऑफिस 12.0 कहते हैं। अगर मैंने कहीं पे मेंशन किया होगा तो वहाँ पे आपने याद रखना होगा, जैसे 97 में जो लेटर में वर्जन आया था उसको हम ऑफिस 98 कहते हैं, वो चीज़ याद रखें। अच्छा, इसके बाद 15 जून को 2010 में आया था 14.0, जिसमें शेयर पॉइंट ऐड किया गया था, यानी कि अगर आप कोई चीज़ें शेयर करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ तो शेयर पॉइंट के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। लिंक आया था, लिंक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह स्काइप के थ्रू, इसको बाद में स्काइप ने ही रिप्लेस किया, कि हमारे पास अगर कुछ कॉन्फ्रेंसेस होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, वो हम लिंक के थ्रू ही कर सकते थे। ठीक है, तो लिंक को भी ऐड किया गया था इसी 2010 के वर्जन में। इसके बाद आया था 29 जनवरी 2013 में 15th वर्जन इसका आया था 15.0, ऑफिस 15.0। इसमें स्काइप ने रिप्लेस किया किसको? लिंक को ख़त्म कर दिया गया था, इसके बाद स्काइप आया था। इसके बाद आया 22 सितंबर 2015 में इसका 16.0 वर्जन आया था। इसको हम ऑफिस 2016 भी कहते हैं, याद रखें। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे 15 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन इसको कहते हैं ऑफिस 16। चलिए, ऑफिस 16.0 या ऑफिस 2016 हम कहते हैं उस वर्जन को जो 22 सितंबर 2015 को आया था। ठीक, इसके बाद आखिरी वर्जन जो अभी तक का लास्ट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन है, ये आया था 24 सितंबर 2018 को। इसको हम ऑफिस 16.0 कहते हैं। आप कुछ भी बोले, लेकिन इस चीज़ को नहीं भूलना है, आपने लेटेस्ट वर्जन आपने याद ही रखना है। ये आया था 24 सितंबर 2018 को, लेकिन इसको कहते हैं ऑफिस 2019। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी है।
किसी भी हालत में नहीं। वन नोट में इसमें पहले रिमूव किया गया था, बाद में इसको दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया था इसी वर्जन में लेटर में, ठीक है। और ये किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? विंडोज़ 10 के लिए इंट्रोड्यूस किया था, जो रिसेंटली कुछ सालों पहले आया था विंडोज़ 10, उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था ऑफिस 2019 को, या हम इसको ऑफिस 16.0 कहते हैं। आया कब था, रिलीज़ कब हुआ था? 14 सितंबर 2018 को, ठीक है। अच्छा, अब जो नया वर्जन आने वाला है उसको हम कहेंगे ऑफिस 2021, ठीक है। ये दो जो है सूरतों में आ जाएगा, दो फॉर्म्स में हमारे पास आ जाएगा, एक कमर्शियल पर्पस के लिए, एक आ जाएगा पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है। ये थी सारी कहानी। वर्जन्स कब आए, किस टाइम पे क्या चीज़ ऐड होगी, मोटे मोटे चीज़ आपने याद रखने हैं, ठीक है, क्लियर। और जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया कि अगर डेट अलग है लेकिन उसको ऑफिस का नाम दूसरा रखा गया है, वो आपने ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। तो ये कहानी हुई थी 1990 से स्टार्ट, और ये 2018 24 सितंबर में ख़त्म हो गई थी, जहाँ हमारा लास्ट वर्जन आया था 16.0, या हम ऑफिस 2019 जिसे कहते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ें आपने नहीं भूलना है, ख़ास तौर पर आपने ये चीज़ें याद रखनी हैं कि मेल इंट्रोड्यूस किया गया था 3.0 वर्जन में, फ्लॉपी डिस्क का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था ऑफिस 97 में या 8.0 वर्जन में, इसी में पब्लिशर और आउटलुक ऐड कर दिया गया था। इसके बाद आपने ये चीज़ें खास याद रखनी हैं कि ऑफिस 10.0 जो है उसको हम ऑफिस एक्सपी भी कहते हैं, ये आया था 2001 में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, यानी कि ग्रू जो हमारे पास है, कैलिब्री फॉन्ट को कब डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कर दिया गया था, 2007 में, याद रखना है आपने। और साथ ही साथ आपने ये भी याद रखना है कि यहाँ ये चीज़ें याद रखनी है आपने, 2015 वर्जन में जो आया था उसको हम कौन सा वर्जन कहते हैं? ऑफिस 2016 कहते हैं, या 16.0। लेटेस्ट वर्जन हमारा जो है, आखिरी वर्जन कब आया था? 24 सितंबर 2018 को, जिसको हम वर्जन 16.0 कहते हैं या ऑफिस 2019 कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखी। आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर ने जो है इसको बहुत लेंथी बना दिया, लेकिन मैंने बहुत ही आसान शब्दों में इन सभी वर्जन्स को आपके सामने प्रेजेंट किया, ये भी बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें कब ऐड होगी। एक बार आप इस लेक्चर को देखें, अगर आपको फिर से दिक्कत हो रही है ना, तो दोबारा इस लेक्चर को देखें, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी और सोर्स को कंसल्ट करने की लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी सोर्स से आपको हर एक चीज़ मिल जाए। चलिए, ये थी वर्जन्स की कहानी, कब कौन सा वर्जन आया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी के टाइम में अगर हम देखेंगे ऑफिस सूट में, पहले तो कौन कौन आया था? पहले तो खाली पहले वर्जन में विंडोज वर्ड आया था, एक्सेल आया था, पावर पॉइंट आया था, ठीक है। बाद में एक्सेस भी ऐड किया गया था, आउटलुक ऐड किया था, वन नोट ऐड किया गया था, ग्रू, ठीक है, विसियो ऐड किया गया था, इन्फो पाथ यानी कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो हम कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, शेयर पॉइंट, ठीक है। अगर हम चीज़ें शेयर करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ तो उसको हम शेयर कर सकते हैं वेब इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, शेयर पॉइंट के थ्रू, लिंक जिसको हम कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिशर के लिए आप कोई आर्टिकल या ब्लॉग वगैरह पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिशर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप जो है ब्रोचर वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हैं, पोस्टर्स डिज़ाइन करना चाहते हैं तो पब्लिशर इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी के टाइम में ऑफिस सूट में, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में जो मेंशन किया गया है वो आपने एक वर्ड पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है, पावर पॉइंट पढ़ना है और एक्सेस पढ़ना है, बस यही चार हमने पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत जल्द से जल्द हम इनको ख़त्म करेंगे और अच्छी तरह से ख़त्म करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर MS ऑफिस में, ठीक है। चलिए, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की बात आजकल चल रही है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि आप मेरे पास कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जो आपको नॉर्मल में पढ़ाएंगे ना वो नहीं इस चीज़ का जिक्र करेंगे, क्योंकि वो अप टू डेट नहीं रहते हैं, लेकिन मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहता हूँ। देखें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो है ये एक क्लाउड वर्जन है। क्लाउड मैंने आपको बताया था, क्लाउड बादल नहीं, ठीक है। क्लाउड होता है अगर हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है। अगर मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है, मैं कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लेना होगा, फिर मुझे सॉफ्टवेयर्स खरीदने होंगे, फिर मुझे प्लेटफॉर्म खरीदना होगा जहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकूँ। IT कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपको देखें आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, अगर अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में बात करें।
इसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लोन्स लेने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है और कभी कभी पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे, आपके पास आपको जो है कुछ कंपनीज ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहां पे पे एज पर यूज़ आप इस्तेमाल कर सकते, जिन सर्विस को आप पे एज पर यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एयरटेल जियो का सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 महीने के बाद आप बिल भर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप इनकी सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़े, आपको सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़े, ये इंटरनेट के थ्रू इनके साथ कनेक्ट करना है, ये आपको सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आपको मंथली या ईयरली इनको पे करना पड़ता है एज पर यूज़, ठीक है। इसको हम क्लाउड सर्विस कहते हैं। तो आसान शब्दों में क्लाउड सर्विस होता है इंटरनेट के थ्रू जो है सर्विसेज लेने किसी कंपनी से और उनको पे एज पर यूज़ कर देना, ठीक है। समझ आई अब आपको बात, उसको हम कहते हैं क्लाउड। इसमें हमारे पास बहुत सर्विसेज हैं, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ क्लाउड में। उसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लेते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लेते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो आपको ज़रूरत पड़े वो सर्विस आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल आपको बताता चलूँ। अमेजन वेब सर्विसेज जो है ये हमारे पास एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है। रादर आपके पास गूगल भी है, गूगल आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है, आप अपने वन ड्राइव में ऐड कर सकते हैं, और स्टोरेज अगर आप करना चाहें वो आपके पास क्लाउड जो है प्रोवाइड करता है ये स्टोरेज, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें, अगर आपके पास आईफोन वगैरह है, मेरे पास तो नहीं है, अगर किसी बंदे के पास आईफोन है वो देखते हैं, उनको आईफोन जो है एप्पल जो है अपनी तरफ से जो है क्लाउड प्रोवाइड करता है, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, वो उनकी स्टोरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हम कहते हैं क्लाउड। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा अब दुनिया बदल चुकी है, हमें भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करनी है चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैंने अपने सिस्टम में जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं किया है, जो एप्लीकेशन मैंने अपने, याद रखें, जो एप्लीकेशन मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल की हुई है, उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन हो ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूं। उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, याद रखें, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन या स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिस्टम में अगर इंटरनेट कनेक्शन ना हो। लेकिन अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम में अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं यूएस जा रहा हूँ किसी ट्रिप पे, तो मुझे वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। अब मुझे लेना होगा किसी से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, या डाउनलोड करना होगा, उसके बाद इंस्टॉल करना होगा, बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है। इससे बेहतर ये होगा कि मैं डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट की साइट को खोल के वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट 365 को डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ इंटरनेट के ही थ्रू, और वहीं पे सेव भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, याद रखें, सूट ऑफ क्लाउड बेस्ड। ये भी एक सूट ही है जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, लेकिन ये क्लाउड बेस्ड है, आप इंटरनेट के थ्रू इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। फॉर प्रोडक्टिविटी एंड applications that integrates all Microsoft's existing application, ठीक है। जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वो सभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैंड अलोन नहीं, ऑफलाइन नहीं, आप ऑनलाइन भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वैसे करें तो उसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, याद रखें मेरी बात। इसका इनिशियल रिलीज जो है वो हुआ था 28 जून 2011 को, हालांकि ये अनाउंस हुआ था 2010 में ही, लेकिन पहला रिलीज का 28 जून 2011 को हुआ था। इसको पहले जो नाम दिया गया था वो था ऑफिस 365, ठीक है, ऑफिस 365, ऑफिस 365 इसका पहला नाम था, लेकिन बाद में इसको नाम चेंज करके क्या रखा गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। अच्छा देखें, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, इसका लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का लेटेस्ट वर्जन आया था 10 जुलाई 2017 को, ठीक है। सॉरी एक चीज़ यहाँ पे मैं भूल गया, जो ऑफिस 365 है इसका नाम चेंज कर दिया गया था, माइक्रोसॉफ्ट 365 कब का नाम का चेंज कर दिया गया था, वो डेट है 10 जुलाई 2017 को ऑफिस 365 को चेंज किया गया नाम, माइक्रोसॉफ्ट 365 यार नाम रखा गया, ठीक है। पहला रिलीज कब था,
28 जून 2011, तो उस वर्जन का नाम क्या था, ऑफिस 365। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया माइक्रोसॉफ्ट 365 10 जुलाई 2017 को। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, लेटेस्ट वर्जन इसके हर महीने में 2-4 बदलते हैं, क्योंकि क्लाउड सर्विस है, इनको अप टू डेट रहना है। इनको कोई कस्टमर यूज ही नहीं करेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज ही नहीं करेगा जब तक इसमें अपडेटेड फीचर्स ना हो। तो हर महीने 2 से 3 वर्जन आते हैं। अभी का मैं जो आपको बता रहा हूँ, May 24 का, मतलब कुछ दिनों पहले May 24 का इसको लेटेस्ट वर्जन आया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो लेटेस्ट वर्जन है इसका वर्जन 2105। लेटेस्ट वर्जन 24 मई को आया था। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है पूछा जाए, लेकिन अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके वर्जन जो है हर महीने बदलते हैं। लेकिन मैं बताता आपको चलूँ कि इसका लेटेस्ट वर्जन जो है माइक्रोसॉफ्ट 365, लेटेस्ट वर्जन 24 मई को रिलीज हुआ था, जो है 2105, वर्जन 2105। ये था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 360 के बारे में। अब मैंने आपको स्टैंड अलोन वर्जन के बारे में भी बताया, जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना इंटरनेट कनेक्शन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के भी बारे में बताया, जिसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। क्लाउड बेस्ड सर्विस है ये। अगर आपसे पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 क्या है, याद रखें ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, ठीक है, ऑनलाइन वर्जन है। इसका पहला नाम क्या था, ऑफिस 365। बाद में चेंज कब कर दिया गया था, 10 जुलाई 2017 को नाम क्या रखा गया, माइक्रोसॉफ्ट 365 या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। ठीक है, ये थी इसकी कहानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। ज़्यादा आज हम नहीं लेक्चर लेंगे बड़ा, क्योंकि आज पहला ही लेक्चर है, फॉर्म में आपको फिर से वापस आना है। तो यहाँ पे ही हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होती है आज के लेक्चर में, तो प्लीज़ मुझे पता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को याद रखना है, लेकिन प्लीज़ 2 बार देखें लेक्चर को, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ जाएगी फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। आगे हम वर्ड पढ़ने वाले हैं, इसके लिए आपने ऑफिस अच्छी तरह से समझना है। मैंने कोशिश की आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊं। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे फोकस के साथ आज का लेक्चर सुनेंगे और अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे इजाज़त लेते हैं, विदा लेते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।